Hello guys, welcome back to my channel. So this is our second video on February current affairs on हरियाणा. So इस सीरीज़ में हम हरियाणा स्पेसिफिक करंट अफेयर्स कर रहे हैं एस प्रीलिम्स के लिए. और जिसको भी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. ये मोटिवेट करता है मेरे को थोड़ा और वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं लेट वीडियो बना रही हूँ क्योंकि सब्सक्राइब कोई कर नहीं रहा है. तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. तो चलो स्टार्ट करते हैं. अब मैंने लास्ट जो कराया था वो घग्गर रिवर के बारे में कराई थी न्यूज़. ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. द महाकुंभ ऑफ आर्ट एंड ऑनरिंग रिफॉर्मर्स. ठीक है, ये दो न्यूज़ हैं, महाकुंभ ऑफ आर्ट एंड सेकंड इज़ ऑनरिंग ऑफ रिफॉर्मर्स. ठीक है, तो पहले न्यूज़ पढ़ते हैं सूरजकुंड मेला के बारे में. तो इसकी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. इसकी एक तो ये इवेंट कौन सा है. ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाएगा. 36 है, 7 है, ये है 38th इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है. और ये इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, किस डेट में हुआ था, 7 और 23 फरवरी के बीच में. ठीक है, और लोकेशन कहाँ पे है, सूरजकुंड फरीदाबाद में. यहीं पे ऑर्गेनाइज होता है ये हर साल. अब इसका स्केल क्या है कि भाई ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कल्चरल कॉन्फ्रेंस है, जो कि 1600+ आर्टिसंस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. 15 लाख विजिटर इसमें विजिट करते हैं इस मेला को. ठीक है, और इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ है कि आर्टिसंस को मार्केट और बायर से डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सके और ग्लोबल लेवल पे दिखाया जा सके कि हरियाणा कितने बड़े लेवल पे एक कल्चरल इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है. इसका इम्पैक्ट क्या होगा, एलिवेट हरियाणाज ग्लोबल कल्चरल टूरिज्म एंड डायरेक्टली कनेक्ट्स आर्टिसन विद मार्केट्स. ये मैंने आपको बता दिया. ठीक है, तो बस यही याद रखना है आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. अब सेकंड न्यूज़ देख लेते हैं. संत महापुर सम्मान योजना. देखो ये एक हरियाणा गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है. ठीक है, इसके अंडर क्या होगा, जो अच्छे हमारे रिफॉर्मर्स रहे हैं, जो संत महापुरुष रहे हैं, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की जाएंगी. उनकी टीचिंग्स को सोसाइटी को बताया जाएगा. ठीक है, तो इस योजना के अंडर अभी तो हम रविदास जी की बर्थ एनिवर्सरी को स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट हुई है. ठीक है, इसके बाद कोई भी किसी भी संत की या फिर रिफॉर्मर की एनिवर्सरी आएगी, इस योजना के अंडर वो सेलिब्रेट कर ली जाएगी. ठीक है, तो स्टेट लेवल सेलिब्रेशन ऑफ गुरु रविदास बर्थ एनिवर्सरी, जो जिनका जन्म हुआ था 1377 में. ठीक है, 1377 CE कॉमन एरा में इन यूपी में, टू बी वेरी स्पेसिफिक वाराणसी में. ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछ ले जाएंगे. ठीक है, रिफॉर्मर्स के ऊपर वैसे भी क्वेश्चन आते हैं. ये क्या थे, पोएट थे, फिलोसफर थे एंड सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने फाइट करी अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. और इनके कुछ अल्टरनेटिव नेम थे जिनको अलग अलग जगह पर उनके नाम से जाना जाता है. एक तो रायदास, एक रोहिदास. ठीक है, तो ये दो नाम आपको याद होने चाहिए. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट था. अब नेक्स्ट देखते हैं द लेगेसी ऑफ अजीत सिंह, पगड़ी संभाल जट्टा. तो ये एक इनिशिएटिव, नॉट इनिशिएटिव, ये एक स्लोगन था. ठीक है, जो कि इसका हिस्टोरिकल एक कॉन्टेक्स्ट था. आज के टाइम पर अगर करंट सिनेरियो में देखें तो ये 23 Feb 2025 को ये ऑब्जर्व किया गया कि इनके द्वारा फार्मर्स, जो इंडियन फार्मर्स हैं, उन्होंने स्पेसिफिक हरियाणा और पंजाब, ठीक है, कि फार्मर्स ने ये ऑब्जर्व करा 23 Feb को किसके अगेंस्ट में, जो वो लेके आई थी ना गवर्नमेंट, जो बीजेपी गवर्नमेंट 3 लॉ लेके आई थी, उन लॉ के अगेंस्ट. तो इसकी एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखो ये कहाँ से निकल के आया. अब ना क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, करंट उस पर नहीं पूछेगा कि क्यों ये ऑब्जर्व करा गया है. ये पूछ लेगा कि इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था, कि ये स्टार्ट कब हुआ था, 1907 में. ठीक है, और किस उस टाइम पे कौन कौन से जो लॉ थे ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी उसके अगेंस्ट ये ऑब्जर्व किया गया था. पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट 1900 का, लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट 1906 का, दोआब बाड़ी एक्ट 1907 का. ठीक है, ये 3 एक्ट थे. इसके अगेंस्ट उस टाइम के जो फार्मर्स थे, जो अजीत सिंह ने लीड करा था ये इनिशिएटिव, ये प्रोटेस्ट, तो इन्होंने ही ये टर्म उस टाइम पे फेमस करी थी, पगड़ी संभाल जट्टा. लेकिन ये टर्म कॉइन किसने करी थी, बनके दयाल ने. ठीक है, ये इन्होंने कॉइन करी थी. और इसी टाइम पे इसका रिजल्ट क्या हुआ, इस रिवोल्ट का भारत माता सोसाइटी अजीत सिंह ने फॉर्म करी. ठीक है, और एक इसका रिजल्ट क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको एग्जाइल कर दिया था. ठीक है, देश निकाला दे दिया था. अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है 3 एक्ट्स, आपको ये याद होने चाहिए, तीनों एक्ट. ठीक है, 1906 का, 1907 का. ठीक है, और ये 1907 में वो करा गया था,
सेलिब्रेट करा गया था, या प्रोटेस्ट, ये लगा लो, ये टर्म निकल के आई थी उस टाइम पे। और थर्ड क्या याद रखना है, भारत माता सोसाइटी, ठीक है, किसने बनाई थी, अजीत सिंह जी ने बनाई थी, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं हेल्थ से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देखते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड न्यूज़ है अपनी। एक तो है ऑन्कोलॉजी कॉन्क्लेव 2025, एक है गर्भहीन डाटा रिपोजिटरी। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये ऑन्कोलॉजी कॉन्क्लेव क्या है, नाम से ही पता चल रहा है ऑन्कोलॉजी किसके बारे में है, कैंसर के बारे में होती है, ठीक है, कैंसर से रिलेटेड है। तो जो ये कॉन्क्लेव था ये हुआ कहाँ पे, झज्जर में, ठीक है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो है झज्जर का, वहाँ पे ये हुआ था। इसका जो फोकस है वो क्या था, ताकि साइंटिस्ट और जो रिसर्चर्स हैं वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ सकें और डिस्कस कर सकें कि कैसे जो ब्रेस्ट, हेड एंड नेक कैंसर है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है, एंगेजिंग स्टार्टअप इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट और रिसर्चर बैठेंगे दोनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे, वो डिस्कस करेंगे और एक वे फॉरवर्ड, एक सॉल्यूशन लेके आएंगे इस कैंसर के बारे में, ठीक है। तो यही था, आपको बस प्लेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, झज्जर में है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं गर्भहीन डाटा रिपोजिटरी। एक तो आपको ये THSTI इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, फरीदाबाद में है। ये क्या है, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ठीक है, कहाँ पे है, फरीदाबाद में। और इसका एक माइलस्टोन क्या हुआ, जब ये रिपोजिटरी ये कंडक्ट करी गई, ये क्लस्टर ये बनाया गया, तो इसका माइलस्टोन ये हुआ कि इंडिया का फर्स्ट फेरेट रिसर्च फैसिलिटी भी इनोग्रेट हुआ इसी के टाइम पे, ठीक है। जब ये रिपोजिटरी इनोग्रेट हुई तभी ये भी इनोग्रेट हुआ। तो ये है क्या, एक तो फेरेट ना एक एनिमल मॉडल होता है जो कि ह्यूमन रिपोजिटरी डिजीज रिसर्च में यूज़ होता है। अब न्यूज़ इसी के बारे में है, रिपोजिटरी, हम रिपोजिटरी बना रहे हैं ना, तो इसीलिए ये जो फेरेट रिसर्च फैसिलिटी है वो भी बनी है, वो भी इनोग्रेट हुई है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। अगर आ जाए कि ये क्या है फेरेट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो मैंने बता दिया एक एनिमल मॉडल होता है। और इसमें किया क्या जाएगा, इस गर्भहीन डाटा रिपोजिटरी में इसका हमारा मिशन ये है, गवर्नमेंट का जो मिशन है वो क्या है कि इसमें 12,000 प्लस वुमेन, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनका डाटा लिया जाएगा, ताकि ये देखा जा सके जो प्री टर्म बर्थ होता है वो क्यों, किस रीजन से होता है, क्योंकि ये इंडिया की एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये प्री टर्म बर्थ क्या है, जो बेबी ना पूरे अपने टाइम से 9 मंथ का जो टाइम होता है उसके 32 वीक्स पहले ही बोर्न हो जाए, 32 वीक्स पहले, ठीक है। तो इसको प्री टर्म बर्थ बोलते हैं। तो इसी के बारे में स्टडी करने के लिए ये रिपोजिटरी बनाया जाएगा, ताकि इस डाटा को पढ़ा जा सके और इनका कुछ सॉल्यूशन निकाला जा सके, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ये है रूरल स्मार्ट विलेज सेंटर के बारे में, ठीक है, रूरल टैग स्मार्ट विलेज। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप, टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप। अब इसमें होगा क्या, ब्रिजिंग द गैप, जो रूरल एरिया में जो टेक्नोलॉजी का जो गैप है उसको फिल करा जाएगा इसके थ्रू, ताकि रूरल जो पीपल हैं वो भी टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ कर सकें। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन प्रोग्राम सेंटर, ये सेंटर बनाए जाएंगे रूरल एरिया में, ठीक है। ये इनिशिएटिव किसका है, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, ठीक है, ये इनका इनिशिएटिव है जो कि 2004 से चला आ रहा है वैसे तो, ठीक है। अब फोकस क्यों किया जा रहा है इस पर, डिफरेंट टर्म्स में, डिफरेंट केसेस में टेक्नोलॉजी को कैसे रूरल पीपल यूज़ कर सकते हैं। सैटेलाइट डाटा को यूज़ कर सकते हैं फॉर फार्मिंग, सोलर पावर में यूज़ कर सकते हैं, वाटर किट्स में यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्स में यूज़ कर सकते हैं, और असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर द डिफरेंटली एबल्ड पीपल, ये भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप किसके साथ हुई है, हमने कोलैबोरेट करा है IIT मद्रास के साथ एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के साथ, ठीक है। इन दोनों के साथ कोलैबोरेशन से ये जो सेंटर बन रहे हैं रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप सेंटर, ये इन्हीं के कोलैबोरेशन से बन रहे हैं, IIT मद्रास एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, ये याद रखना, ठीक है।
मेंस पर एग्ज़ाम मेंस पर्सपेक्टिव से आप पढ़ सकते हो इसको। अब नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो न्यूज़ हैं, एक तो है एक योजना के बारे में, एक रेलवे से रिलेटेड एक न्यूज़ है। तो पहले हम देखते हैं इस स्कीम के बारे में, भावांतर भरपाई योजना। ठीक है, तो इसकी ये हरियाणा गवर्नमेंट की एक इम्पोर्टेंट फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए एक स्कीम है। इसका टारगेट क्या है, ये स्पेसिफिकली पोटैटो फार्मर्स के लिए है। ठीक है, इस स्कीम का अगर कंसेप्ट देखें तो क्या है, देखो कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट में जो वेजिटेबल्स हैं या हॉर्टिकल्चर स्पेसिफिक बोलूँ तो हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, उनका जो प्राइस है ना वो एकदम से गिर जाता है। और अगर मान लो प्राइस लो चला गया तो फार्मर्स को ऑब्वियसली फार्मर्स को लॉस होगा। तो जो वो लॉस है ना, जो प्राइस गिरने की वजह से, मान लो 100 रुपये प्राइस सेट किया गया था, यहाँ तक फार्मर को कोई लॉस नहीं हो रहा था, और एकदम से जो प्राइस है वो 50 चला गया। अब 50 का लॉस होगा फार्मर को, तो जो ये भरपाई है ना वो कौन करेगी, ये गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तो इसी के बारे में न्यूज़ है, ये कंपनसेट जो करेगी वो गवर्नमेंट करेगी। इसी को भावांतर भरपाई योजना बोलते हैं। और मैंने आपको बता दिया, जो ये डिफरेंस जो पे करेगी, मान लो ये 50 रुपये का जो डिफरेंस आया, ये जो पे करेगी ये गवर्नमेंट करेगी। जो इस स्कीम के बेनिफिट हैं वो कौन ले सकता है, लैंड ओनर्स, ठीक है, जिनकी खुद की लैंड है वो भी, टीनेंट्स भी, जो रेंट पे लेके जहाँ वो कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उनको भी, और लीज फार्मर को भी। ठीक है, लीज पे लेके जो कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए जो लीज पे लेते हैं ना, कि 4 साल के लिए ली, 5 साल के लिए ले ली, ठीक है, तो उनको भी इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, देखो फार्मर्स को ये एडवाइस किया गया है कि भाई जब उसका क्रॉप का जो प्राइस लो हो ना, उस टाइम पे आप कोल्ड स्टोरेज में रखो अपनी इनको पोटैटो को, या फिर जो भी अपनी हॉर्टिकल्चर आपकी वेजिटेबल्स हैं उनको कोल्ड स्टोरेज में रखो। और सब्सिडी वेरीफाई करेगी पोर्टल पर। ठीक है, जो सब्सिडी वेरीफाई हो सकती है आपकी गवर्नमेंट के जो पोर्टल्स हैं, यानी कि पोर्टल का नाम क्या है, मेरी फसल मेरा बीमा, मेरा ब्यौरा। ठीक है, इस पे आपको सब्सिडी मिल जाएगी अगर आप यहाँ पे रजिस्टर हैं तो बस यही है। एस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, पोर्टल का नाम याद होना चाहिए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ठीक है, और मैंने इसको बता दिया कि ये क्या करती है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा क्या करती है, ये आपका काम है, मैंने अभी बताया है, और आप जब रिवाइज़ करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकंड न्यूज़, जो कि है रेलवे अपडेट के बारे में। अब जाहिर सी बात है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या होगा, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। ठीक है, और इसमें किया जा रहा है, दिल्ली अम्बाला जो रेल कॉरिडोर है उसको एक्सपेंड किया जा रहा है। ठीक है, आपको ये 2 लोकेशन याद होनी चाहिए, दिल्ली से अम्बाला। ठीक है, ये जो 2 रेलवे ट्रैक है ना, फिलहाल एग्जिस्टिंग जो 2 रेलवे ट्रैक है, इसको 4 ट्रैक बनाया जाएगा। ठीक है, पर्पज़ क्या होगा, ताकि पैसेंजर ट्रेन को इंक्रीज़ किया जा सके इस पर, और जो फ्री ट्रांसपोर्टेशन वो भी इम्प्रूव हो सके, और रेलवे का कंजेशन कम करना। ठीक है, नेशनल प्लान से भी लिंक किया जा रहा है, जो नेशनल प्लान रेल प्लान है अपना 2030, ठीक है, उसके साथ अलाइन किया जा रहा है। उसका एम भी यही था कि रेलवे की कैपेसिटी और लॉजिस्टिक को, इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, तो उसी की डायरेक्शन में ये काम हो रहा है। ठीक है, ये एक नेशनल रेल प्लान है जिसमें बोला गया कि कैसे हमें हमारी रेलवे कैपेसिटी और लॉजिस्टिक की एफिशिएंसी को बढ़ाना है, तो इनके थ्रू ही बढ़ाएंगे। ठीक है, कहीं कहीं रीजनल जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनको एक्सपेंड करके, ठीक है, तो उसी की डायरेक्शन में ये काम है। तो एचसीएस प्रीलिम्स जो है उसके पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट हुआ कि ट्रेड इंक्रीज़ होगा। ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाए कि इससे ट्रेड इंक्रीज़ होगा, ऑब्वियस सी बात है होगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सकती है, बिल्कुल होगी। रीजनल डेवलपमेंट फास्ट होगी। ये तीनों स्टेटमेंट ही सही है। तो आपको ये भी तैयार रहना है, इसलिए भी तैयार रहना है कि भाई ज़रूरी नहीं है हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक फैक्ट देख लिया हमारा काम हो गया। इन्हीं न्यूज़ से ना स्टेटमेंट फॉर्म होके आ जाएंगी, और आपको ये पता होना चाहिए कि देखो एलिमिनेशन टेक्निक तभी काम आती है अगर प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट है, वो गलत ही नहीं हो सकती। अब आपको लग रहा है कि मतलब ये स्टेटमेंट कभी गलत होंगी, अगर मान लो रेलवे में कुछ अच्छा अपग्रेड हो रही है रेलवे, ठीक है,
तो भाई ट्रेड तो इंक्रीज़ करेगी ही। अगर ये स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाए तो क्यों गलत करके आओगे इसको। अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम लिखने की बात कर रही है तो आप ये बात बताओ, आप गवर्नमेंट कोई काम करेगी तो ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट को बढ़ाएगी, फिर क्यों कर रही है वो गवर्नमेंट काम, है ना। तो आपको ये भी याद रखना है, ये कॉमन सेंस से भी हो जाते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। जो ये स्टेटमेंट अगर इन न्यूज़ के ऊपर फॉर्म होके आई तो वो कॉमन सेंस से भी हो जाएंगी। फैक्ट मैंने आपको बता ही दिए हैं, एक दो बार अच्छे से पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएंगे। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, बस दो रहती हैं, उसके बाद फरवरी के जो करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, क्रिप्टो क्रैकडाउन एंड नर्चरिंग स्पोर्ट टैलेंट, ये दो चीज़ें हैं। अब ये देखते हैं पहले क्रिप्टो क्रैकडाउन। अब हुआ क्या, ईडी ने जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर है उन्होंने हरियाणा की 6 लोकेशन पर रेड करी है, ठीक है, और अप्रोक्स 17.20 करोड़ रुपये की क्रिप्टो करेंसी को सीज कराया है, ठीक है। ये एक्शन लिया गया किसमें, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स और डिजिटल वॉलेट फ्रॉड के अगेंस्ट, ठीक है। क्रैकिंग डाउन ऑन इन्वेस्टमेंट स्कैम यूजिंग डिजिटल वॉलेट्स हाईलाइट्स द ग्रोइंग सोफिस्टिकेशन ऑफ फाइनेंशियल क्राइम इन द स्टेट। तो ये कॉन्टेक्स्ट है इसका, मैंने आपको बता दिया। और ये भाई रीज़न क्या है क्रिप्टो करेंसी में इतने फ्रॉड बढ़ रहे हैं। देखो, एक तो जो ट्रांजेक्शन है वो अनोनिमस होता है, ठीक है, कोई नाम नहीं होता। दूसरा, रेगुलेशन का डिफ़िकल्ट होता है, और ये मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद देख लो भाई, इससे न्यूज़ बनी क्या सकती है प्रीलिम से, कि रेड 6 लोकेशन पे रेड मारी, ऐसे पूछेगा। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, आपको भी पता है, आपने PYQ करे होंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो बस ये मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम से के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज़, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। हरियाणा गवर्नमेंट स्पोर्ट्स टैलेंट को प्रमोट करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप कर रही है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम। न्यूज़ इनिशिएटिव हमारा क्या है, देखो, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लॉन्च्ड एट स्पोर्ट्स नर्सरीज स्टार्टिंग एट ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला। ये सीधा फैक्ट है कि ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहाँ है। अगर हरियाणा जीके से रिलेटेड कोई फैक्ट आएगा तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये स्टेडियम पंचकुला में है, और यहीं से बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्टार्ट हुई है टू इंश्योर डाइट अलाउंस रीच एक्चुअल प्लेयर्स, ठीक है, एक्चुअल प्लेयर्स, कि उन तक वो पहुंच सके। अटेंडेंस लगेगी, पता चलेगा कि हाँ ये प्लेयर्स यहाँ पे हैं, और उनको वो डाइट स्पेसिफिक दी जाएगी, अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है। और बस यही है। और न्यू इनिशिएटिव क्या है, स्पोर्ट्स नर्सरीज में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम स्टार्ट किया गया, ये मैंने आपको बता दिया। इसका पर्पज़ क्या होगा, इससे क्या आंसर होगा, डाइट अलाउंस रियल एथलीट्स तक पहुंच रहा है या नहीं, ये पता चलेगा, और गोस्ट बेनिफिट्स रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। एथलीट को ट्रेनिंग इंजरीज के लिए मेडिकल इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। वेलफेयर में क्या है, मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड फॉर ट्रेनिंग इंजरीज। तो क्यूमुलेटिव अगर पढ़ें तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो सेंटर बन रहे हैं ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो इनका जो पर्पज़ है वो क्या है, एक तो मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज दे रही है, ठीक है, फॉर ट्रेनिंग इंजरीज, जो ट्रेनिंग में इंजरीज हो रही है उनको मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा उन प्लेयर्स को। दूसरा, इंश्योर की जाएगी उनकी डाइट अलाउंस उन तक ही पहुँचे जो एक्चुअल में प्लेयर्स हैं उन तक, ठीक है। अब लास्ट न्यूज़ है हमारी, आर्टिकल 101 101 एंड पार्लियामेंट्री अब्सेंस। ये दो न्यूज़ हैं, सॉरी दो हैं ये, नहीं दो न्यूज़ नहीं है ये, एक ही है। तो केस क्या था, जो MP हैं अमृतपाल सिंह, ठीक है, पेटिशन द हाई कोर्ट फॉर परमिशन टू अटेंड पार्लियामेंट। इन्होंने पेटिशन डाली है कि भाई मेरे को परमिशन दे दो पार्लियामेंट को अटेंड करने की। अब रूल क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल है, आर्टिकल 101 सब क्लोज 4, ये आर्टिकल डायरेक्ट पूछ लेगा, डायरेक्ट, क्योंकि करंट अफेयर से देखो, अब सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गया, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना, लेकिन ये करंट में था इसलिए पूछा गया। द ए पार्लियामेंट्री सीट मे बी डिक्लेयर्ड वैकेंट इफ़ ए मेंबर इज एब्सेंट फॉर मोर देन 60 days विदाउट परमिशन। और परमिशन किसकी, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं हाउस के, उनकी, ठीक है। लोकसभा में कौन है, स्पीकर, राज्यसभा में कौन है, चेयरमैन, ठीक है। काउंसिल आर्ग्यूड ही वॉज ऑलरेडी एब्सेंट फॉर 46 days नियरिंग द टर्मिनेशन थ्रेशोल्ड, ठीक है। उनकी काउंसिल ने आर्ग्यू कराया है कि भाई 46 days के लिए तो वो एब्सेंट थे। ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या फैक्ट है क्या नहीं, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो MP थे वो एब्सेंट थे,
तो ये बोल दिया गया था कि आप वो नहीं कर सकते, आप यहाँ सीट वैकेट कर दो। इन्होंने फिर एक पिटीशन डाली कि इनको परमिशन दी जाए, ठीक है। इन्होंने कुछ रीजन डाले, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा जाएगा आर्टिकल 101 सब क्लोज 4, ये जो आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है। ये पार्लियामेंट्री उसको बताता है कि हम अगर कोई भी एमपी 60 दिन से मोर देन 60 डेज अगर कंटिन्यूस, ठीक है, मतलब अगर हाउस की छुट्टी है वो अलग बात है, वो नहीं गिनी जाएगी, लेकिन अगर हाउस कंटिन्यूस उसमें है, सिटिंग में है, और ये एमपी अगर 60 दिन के लिए और इससे ज़्यादा दिन के लिए लगातार उसमें नहीं आते, हाउस में नहीं आते, तो इनको सीट वैकेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डायरेक्ट पूछ लेगा आर्टिकल 101 और 60 डे रूल, ये आपको याद होना चाहिए। तो बस इसी के साथ हमारी जो है फरवरी के करंट अफेयर्स की वीडियो ख़त्म होती है। और फरवरी के करंट अफेयर्स में इतना ही था, मैंने आपको सारा करा दिया, ठीक है। और आपका काम है, जो मैं टेलीग्राम चैनल है मेरा, मैं लिंक बता दूँगी, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करना, इसको बार बार पढ़ना, और इसके छोटे से आप हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो। या फिर मैंने एक इनिशिएटिव और लिया है अपनी तरफ से कि मैं इनका 1 पेजर दे दूँ, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे 1 पेजर आपको चाहिए, या फिर आप खुद से इसको हैंडल कर सकते हैं, पढ़ने के बाद छोटे छोटे नोट्स बना लेंगे। मैं रिकमेंड करूँगी पर्सनली आप खुद से शॉर्ट नोट्स बना लें। 1 पेज भी, मतलब 1 पेज के भी नहीं बनेंगे, इतनी कम न्यूज़ है अगर हरियाणा स्पेसिफिक हम देखें तो, ठीक है। और खुद से लिखा हुआ पढ़ा हुआ याद भी रहता है। So hope you really like this video, and please subscribe to my channel, and all the best for your exam. Thank you for watching.